कि सीए पर इतना सियासी घमासान आखिर क्यों? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार साहब जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अनुजा कपूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुजा जी, एक के बाद एक जिस तरीके के बयान विपक्ष के नेताओं के सामने आए हैं, एक ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश के मुसलमानों के लिए भी बड़ा खतरा है आने वाले वक्त में, क्योंकि सीए शुरुआत है, उसके बाद एनआरसी, सबूत मांगे जाएंगे, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, मुसलमानों को बाहर निकालने की बीजेपी की साजिश है। क्यों इतना माहौल बन रहा है? जय श्री राम अनुराग जी और मेरे पैनल्स पे भी जितने मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं और हमारे व्यूअर्स, ये जो एक माहौल बनाने का एक षड्यंत्र जो ये हमारे लेफ्टिस्ट करते हैं, क्योंकि ये इसी में ही शामिल होते हैं, इन्हीं से ही इनकी रोजी रोटी चलती है और इन्हीं से ही इन्हीं रोटियों पर ये अपने पॉलिटिक्स का एजेंडा लेकर आते हैं। इशू क्या है? इन्हें डर इस बात का है कि कहीं सीएए से जो मोदी जी ने जो कहा अपने मैनिफेस्टो में, आर्टिकल 370 के साथ, राम मंदिर के साथ सीएए को लेकर आने की बात कही, मैनिफेस्टो में जो बात कही उसको पूरा कर रहे हैं और कर दिया। और इसका डर इनको ये सता रहा है कि ये इसको ऊंची और होची राजनीति के साथ मिलाकर ठीक है, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मेरे मुसलमान भाइयों को डरा सके। संजय, ठीक है अनुजा। संजय सरकार साहब, भारत में गृह मंत्रालय कह रहा है कि देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारत का गृह मंत्रालय कह रहा है। अनुजा जी, मैं आऊंगा आपके पास, माफ कीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय सरकार साहब, गृह मंत्रालय कह रहा है मुसलमानों से घबराने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि देखिए साहब, डिटेंशन सेंटर बनेंगे, मैं पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, कोई भी उस वेबसाइट पर जाकर एनरोल ना करे। ये डराने की कोशिश क्यों हो रही है देश के मुसलमानों को? नहीं, डराने की कोशिश मुसलमान को भी नहीं हो रहा है। बात जो फैक्ट है उसको हिसाब से हम असम में क्या देखा है, जो 20 लाख आदमी को डिटेंशन कैंप में भरा गया है, उसमें 13,50,000 आदमी हिंदू बंगाली है जिसको डिटेंशन कैंप में भरा गया। जिसमें मेरे एक अंकल थे जो पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते आए हैं, उसमें भी अभी भी असम में गुवाहाटी डिटेंशन कैंप में उसको रखा गया है, इतना साल गवर्नमेंट सर्विस करने के बावजूद भी। मेरे कहने का मतलब सीए एक रास्ता है जिसको दिखा को एनआरसी करेंगे, एनआरसी करके इसको कारण है जितना बंगाली है, हिंदू बंगाली है, उसको भी डिटेंशन कैंप में भरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक चीज बता चुका, 1971 से 2011 तक में कितना आदमी, मतलब जो सेंसस के हिसाब से, लास्ट सेंसस जो हुआ उसके हिसाब से 18,74,000 आदमी अभी तक हिंदुस्तान के अंदर में आ चुके हैं। इसमें 16,30,000 बांग्लादेश से, पाकिस्तान से 2,21,021 और अफगानिस्तान से 13। मेरे को कहने का मतलब जो म्यांमार से जो आ रहा है, जो नेपाल से जो आ रहा है, जो श्रीलंका से जो आ रहा है, वो लोग भी तो शरणार्थी हैं, उसको ऊपर में क्यों लागू नहीं होगा? आपको मालूम है तिंकोमाली, बत्ती कलवार और जाफना में किस तरफ से तमिलों को ऊपर में किस तरफ से मतलब जो वहां पर सरकार उसको ऊपर टॉर्चर करता है, उसके लिए क्यों बात नहीं हो पाएंगे? हम तो कहते हैं भाई आपको करना है तो आप सही सलामत कीजिए ना। लेकिन संजय सरकार, दरअसल में देखिए, ये तो शैडो है, जो बातें आप कर रहे हैं ये तो शैडो है। जो मूल बात है, जो टीएमसी का चुनावी एजेंडा है और जिसको लगातार टीएमसी उठा रही है, वो यही कि देश के मुसलमानों को खतरा होने जा रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह, अनुजा कपूर आप कुछ कहना भी चाह रही थी, इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि वेस्ट बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम मतदाता है। अनुजा कपूर, देखिए अनुराग जी, मैं जो कह रही थी वो मैं खैर अपने मुझे गूंज रहा था इसलिए कह रही थी, पर एक बात मैं कहूंगी कि जैसे सीए की बात आई, 1.5 करोड़ कम्युनिटी के जो मतुआ और ठाकुर बारी के जो लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, जिनके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार टीएमसी की महिमा मित्रा करने का, उन्होंने भी कहा कि हम लोग महिमा मित्रा खड़ी होकर कहीं बोली, कितनी जगहों पे बोली। आज ममता बनर्जी भी उन्हीं के साथ, उन्हीं की पार्टी की, क्योंकि आप देखिए जो ममता बनर्जी है, जो सीएम अपने आप को कहती आई है, क्या किसी के साथ भी खड़ी हुई? उन्होंने सिर्फ वोट बैंक पॉलिसिंग के साथ, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ, क्या एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसका हवाला जो आर्टिकल 21 जिसके बारे में, लॉ के बारे में, ठीक है अनुजा, वक्त थोड़ा कम है। संजय सरकार 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं नूर अहमद अजहरी साहब के पास जाऊंगा।
अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, मथुरा संप्रदाय के लिए जो बात किया है शांतनु ठाकुर, मथुरा संप्रदाय आता है उसको भाई सुब्रत ठाकुर, अभी जो मंत्री बना है शांतनु ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, अगर इंडिया का सिटीजन नहीं रहता तो वो ठीक है, मंत्री वैलिड बन पॉइंट, पाता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन वैलिड पाता पॉइंट, था, वैलिड तो पॉइंट, गैर ठीक है। कानूनी है। नूर अहमद अजहरी शांतनु साहब, ठाकुर, सुब्रत नूर ठाकुर अहमद गैर अजहरी कानूनी है, साहब, अनुजा जी की हमने बात के हमने अनुसार। पहले भी सीए पर चर्चा की है। लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय कह चुका है अब तो जनाब की घबराने की जरूरत नहीं है देश के मुसलमानों को। फिर इतना डर क्यों, इतना आतंक क्यों, इतना भय क्यों, क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? अनुराग भाई, ये आपसे किसने कह दिया कि मुसलमान डरा हुआ है? ये एनआरसी भी लागू अगर कर देंगे तभी मुसलमान डरने वाला नहीं है। हमारा ऐतराज जो है, हमें इस कानून से कोई ऐतराज नहीं है। सीए लाया गया, लाया जाए, ठीक है। किसी को आप अगर कोई कहीं अपमानित हो रहा है, उसको आप अपने मुल्क में नागरिकता दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हम भी इसी मुल्क के नागरिक हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन भेदभाव है ना हमारे साथ भाई। अरे लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। अब क्या वहां के जो बहुसंख्यक हैं उनको भी हम न्योता दे दें कि आ जाइए साहब, आप अपने मुल्क में खुश नहीं है तो रह लीजिए हिंदुस्तान में? नेपाल में अल्पसंख्यक नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, उनको भी आप लाते इसी में, क्यों नहीं लेके आए? ये आप दिखाना चाहते हैं देश को, देखो हमने मुसलमानों को नहीं लिया है। तो नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर नेपाल के साथ खड़े हैं, श्रीलंका के साथ खड़े हैं या मुसलमानों के साथ खड़े हैं? मैं अपने देश के साथ में खड़ा हूं। तो देश की चुनी हुई सरकार ने सबसे बड़ी संस्था संसद में ही तो इसको पास कराया है। देश की चुनी हुई सरकार होने का दुरुपयोग कर रही है। ये कौन तय करेगा? को बेवकूफ बना रही है। ये कौन तय करेगा? नूर अहमद अजहरी? देखिए वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लेकिन तय हम जैसी जनता ही करेगी। अरे सर, आप जैसी जनता ने ही तो चुनकर भेजा है ना संसद में। हाँ, नहीं, चुनकर भेजने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे मालिक हो। तो आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। देखिए बिल्कुल हम हमारी जो टीमें हैं वो इस पर पूरा काम कर रही है, और हम जरूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि पाकिस्तान के मुसलमान को भारत में नागरिकता देने की जरूरत नहीं है, वो मुल्क जो बना ही मजहब के आधार पर है। देखिए स्टैंड क्लियर कीजिए जरा अपना एक बार। सीधे लफ्जों में कह रहा हूं मैं कि ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप क्लियर कर दीजिए। पाकिस्तान के मुसलमान को सिटीजनशिप हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर वहां के मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए तो हिंदुओं को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों को नहीं मिली और हिंदुओं को दे दी गई। अनुजा कपूर, आप ये डबल गेम वाली सरकार। अरे सर, क्यों डबल गेम? अरे जिस मुल्क का गठन ही मजहब के आधार पर हुआ है, जिस मुल्क में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, उनको यहां पर लाएं। मतलब 20 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दें कि आ जाओ, रहो भारत में। जब वो मुस्लिम स्टेट कायम हुई थी पाकिस्तान, तो तब जो वहां पर हिंदू समाज के लोग थे, उनको ये आजादी थी, वो भारत में आ सकते थे। वो लोग क्यों नहीं आए? किस तरीके का कत्लेआम हुआ था 47 में, वो पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने। अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था वो, जो जहां रह गया वो वहां फंस गया, लेकिन मुसलमानों के लिए ये छूट थी। ठीक है अनुजा कपूर, ये इसलिए आपत्ति है क्योंकि मुसलमानों को आप नहीं एंट्री कर रहे हैं? वो मुझे नजर आ रहा है, वो इन्हीं की सिर्फ आपत्ति कि जो मेरे भाई लोग, जो बाकी मुसलमान लोग हैं, उनको आपत्ति नहीं है, काशी वासी को आपत्ति नहीं है, मौलाना शहबुद्दीन रजवी को आपत्ति नहीं है, इन्हीं मुसलमान को आपत्ति है, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। ये वो मुसलमान में है जो हर एक मुसलमान के पास होके आई है ना। डिफरेंसेस है। आपकी सरकार जो दुरुपयोग कर रही है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो अफगानिस्तान कोई डर के आपसे डरे हुए लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं, जिन्हें आपने डरा दिया है। कोई हो, लेकिन नूर अहमद अजहरी प्लीज। अनुजा कपूर, एक सेकंड। नूर अहमद अजहरी, 1 मिनट लूंगा। कुछ देशों के नाम आपको बता रहा हूं, फ्रांस,
2021 में फ्रांस में इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म नाम का बिल पास हो गया है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ वहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं, विरोध हो रहा है। डेनमार्क में इस्लामीकरण बंद करो, यह बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है। एक और देश डेनमार्क आपको सुना। इटली में लगातार मेलोनी सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, और नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो केवल इतालवी भाषा में पढ़ेंगे, ताकि समझ में आए सरकार को, प्रशासन को, कि दरअसल में बात किस भाषा में की जा रही है और मकसद क्या है नमाज के नाम पर। जर्मनी में लगातार कट्टरपंथ बढ़ रहा है, पूरे जर्मनी में आवाज उठ रही है। स्वीडन में कभी मुसलमान शरणार्थी बनकर पहुंचे थे, आज सबसे बड़ी समस्या वहां पर उन्हीं शरणार्थियों की है। नॉर्वे में इस्लामीकरण रोको की रैली चल रही है। बेल्जियम में बुर्का बैन कर दिया गया है। पोलैंड में तो कोई मुसलमान घुस ही नहीं सकता, उसको वहां पर शरण ही नहीं मिल सकती। ये कुछ देश मैंने आपको गिनाए यूरोप के। आप करें कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या भारत की तुलना आप पोलैंड से कर सकते हैं? क्या भारत की तुलना आप नॉर्वे से कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं सुने आप मुझे भी सुन लेना। आपने बड़ी लंबी तकरीर की है। मैं पूछना चाहता हूं कि फ्रांस में, डेनमार्क में, या जो भी ममालिक आपने अभी गिनाए हैं, किसी में 1857 हुआ है? किसी में 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने अपनी जाने कुर्बान की है कोई आपके पास मिसाल किसी और मुल्क के लिए ऐसी? क्या बात कर रहे हो आप? अरे सर, तो 57 के बदले 47 का विभाजन भी तो हुआ ना, उसी वजह पर, उसी आधार पर। अनुजा कपूर के बदले में नहीं हुआ। किसने? अनुजा कपूर विभाजनकारी लोगों ने देश को तोड़ा है, हमारे विभाजनकारियों के साथ में नहीं थे। अगर वो विभाजनकारियों के साथ में होते तो न्यूज नेशन पर बैठ करके आपसे बात नहीं कर रहा होता। समझ रहे नहीं आप लोगों ने अपने हमारे इस देश की मिट्टी के साथ में खड़े थे। हम भी आज इस देश। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। संजय सरकार साहब, दरअसल में ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो इतना ज्यादा बौखलाई हुई हैं सीए के चलते, उसके पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2019 में 18 सीटें मिल चुकी हैं। 2021 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ना लेफ्ट ना कांग्रेस। 24 में मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपकी, इसके लिए ममता बनर्जी लगातार सीए का विरोध कर रही हैं। सियासी वजह है। नहीं, आपने एक गलत तथ्य दिया है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टी है टीएमसी सरकार में बहुमत के साथ में, और मैंने दूसरी पार्टी बताया सर, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। नहीं, आपको सेकंड लार्जेस्ट ये बात, सबसे बड़े पार्टी का मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी होता है। नहीं, सेकंड लार्जेस्ट। तस्वीर दिखाता हूँ आसाम को, देखिए आसाम में किस तरह से आग में जल रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे बहन जो बोला है ना रेप के बारे में, बीएचयू में जो गैंग रेप किया था, किसका? संगम पाटिल है, कुणाल पांडे है। ये लोग कौन थे? ये लोग जो ये बीएचयू में जो गैंग रेप किए हैं, वो तो आईटी से, भारतीय जनता पार्टी आईटी से। चिल्लाइए मत, हकीकत का सामने आइए, हकीकत का सामने आकर हकीकत में बोलिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके पार्टी राम दुलाल जैसे, आपको पार्टी प्रदीप सिंह सेंगार जैसे, आपको पार्टी प्रज्ञा ठाकुर जैसे टेररिस्ट, आपको पार्टी तालिब हुसैन शेख जैसे रोहन खान आईएसआई के एजेंट, और आपको एक टेररिस्ट, आपको पार्टी में ये सब दे सकते हैं, दूसरे पार्टी में नहीं हो सकता। आप मत बोलिए। गैंग रेप तो आपको किए थे ना, किसको सब तस्वीरें दिखा देंगे आपको? किसको सब तस्वीरें दिखाएंगे आपको? दिखाने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ। ज्यादा मत चिल्लाइए। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। अगर तस्वीर दिखाएंगे तो आप सामने खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। ये लोग कौन है? गैंग रेप किया था बीएचयू में कौन है ये? देखिए ना, एक कुणाल पांडे, सत्यम पैटर्न, अनंत, अभिषेक चौहान, ये सब गैंग रेप किया था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, चर्चा सीए पर है, एक बार फिर मैं सीए पर ही लौट रहा हूं। नूर अहमद अजहरी साहब, इस तरीके के कई सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े हैं कि हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से बड़ी संख्या में रहते हैं। संसद में भारत सरकार ने बताया 2016 में कि 2 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं, 40,000 रोहिंग्या रहते हैं। ये यूएनएचसीआर का अनुमान है। देश में 2 लाख शरणार्थियों का भी। बड़ी संख्या में मुसलमान शरणार्थी बनकर लीगली इल्लीगली भारत में रहे। नूर अहमद अजहरी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चुनिंदा हजार हिंदुओं को पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हैं, उनको अगर नागरिकता मिल रही है तो पेट पे दर्द हो रहा है। नूर अहमद अजहरी, 40,000 रोहिंग्या रह सकते हैं, 20,000 हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिल सकती। फिर आप वहीं पर आ गए। मैंने कहा कि देश की सुरक्षा
के साथ में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तब तो रोहिंग्याओं को देश की निकालना सुरक्षा चाहिए, अवैध बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, हमारा सवाल है आपसे और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया बहन से कि वो इतना बताएं कि देश की सुन ले। अब हमको सुन ले, अनुजा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। जवाब दे दें आप। अनुजा जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए। हमारे सवाल का जवाब आप काउंटर करें ना आप। हम आपसे पूछ रहे हैं कि देश का खुफिया विभाग इतना कमजोर है। देश का खुफिया विभाग कमजोर है। आज आप सीए लेकर आए हैं, ठीक है। रमजान का चांद निकल के चंद मिनट के बाद में। ठीक है अनुजा सवाल नूर अहमद अजहरी का। अनुजा सुन लीजिए, नूर अहमद अजहरी साहब प्लीज। अनुजा, नूर अहमद अजहरी का सवाल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा है। वो कह रहे हैं कि साहब अगर 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में घुस गए तो क्यों घुस गए, जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, लेकिन सवाल एक और है। सवाल ये कि अगर 40,000 रोहिंग्या भारत में लीगली रह सकते हैं तो कुछ हजार हिंदुओं को नागरिकता क्यों नहीं मिल सकती? हमसे पूछ रहे हैं? नहीं अनुजा, मैं इन्हीं से यही बात पूछना चाहती हूँ कि जब रेफ्यूजीज की बात होती है तो कितने बांग्लादेशियों को, कितने पाकिस्तान मुसलमानों को यहाँ पर रेफ्यूजी मिला है? आज रेफ्यूजी की बात करें वो भी सीए के अंडर ही है। आज कितने लोगों को, मेरे पास रिकॉर्ड है, 2830 पाकिस्तान सिटीजन्स को सिटीजनशिप मिली है, उन 912 अफगानी सिटीजन मिली है, 172 बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप मिली है इंडिया में। मुसलमानों के ऊपर बात करने वाले आज मुसलमान और हिंदू सिख करने वाले ये लोग हैं। ठीक है संजय सरकार, फाइनल कमेंट आपका। एक तबका है जो ये कह रहा है कि देखिए आज सीए आया है, कल एनआरसी आएगा और उसके बाद अवैध बांग्लादेशियों को, जिनको आपकी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वोटर बना दिया है पश्चिम बंगाल में, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके लिए भी आप बौखला रहे हैं संजय सरकार? नहीं, हम कहीं बौखला नहीं रहे। खास तो रोहिंग्या लेकर हम बोलेंगे आपको, रोहिंग्या लेकर आपको सुनना है। 25 अगस्त 2017 में पहले रोहिंग्या लोग के ऊपर म्यांमार सरकार ने अटैक किया था। उसने 4 प्रदेश उसको बॉर्डर पर था, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। उस बॉर्डर होकर अगर हिंदुस्तान के अंदर आता रहता है तो वहां पर आईटीबीपी से लेकर बीएसएफ लोग रहते हैं और उसको देखभाल करता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एनालिसिस अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको अगर ये लोग क्या करते हैं, अगर रोहिंग्या इंडिया में घुसते हैं तो उस समय ये लोग क्या करता है, इन लोग तो कहाँ रहता है? तो 2017 में हुआ ना घटना, 2017 उस समय होम मिनिस्टर था राजनाथ सिंह जी। सुनिए ना, ये देखिए सुनते ही नहीं है, राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे। ठीक है, माफ कीजिए, आप तीनों को रोक रहा हूं, माफ कीजिए, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन यह तय है कि सीए पर आने वाले वक्त में सियासी घमासान इसी तरीके से तेज होता चला जाएगा।